तेलंगाना मर्डर केस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जहां पर एक संजय नाम के लड़के ने अपनी आशिकी के चलते हुए नौ लाशें गिरा दी थी। एक झूठ को छुपाने के लिए 9 हत्याएं कर दी। बिहार के संजय कुमार जो तेलंगाना काम करने गया था, उसे वही काम करने वाली लतिका नाम की एक महिला से प्यार होता है, मगर कुछ समय के बाद ये प्यार उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक के बाद एक करके 9 लाशें गिरा जाती है। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है और इन मर्डर के पीछे किसका हाथ है और लतिका संजय के प्रेम कहानी क्या है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। इस वीडियो में पूरी कहानी जानकर आप शौक रह जाएंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मर्डर 2020 तक मार्च 2020 तक कोरोना वायरस ने तेजी से अपने पांव पसारना शुरू कर दिया था। इस कारण 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन लगने की वजह से मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं फंस के रह गए थे। कुछ लोग पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गांव कुंडा गांव में साइन ट्रेडर्स नाम की एक जूट की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार व बंगाल के थे, मगर लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री का भी काम ठप पड़ गया था। यहाँ कुछ काम करने वाले लोग भी यहीं कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, लेकिन पहले का स्टॉक अभी भी जरूरत के हिसाब से कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा था। अब मई आ चुका था। फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को कुछ बोरी का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने पर वो अपने एक ऑटो ड्राइवर को कहता है कि फैक्ट्री में जाओ और वहां से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो। भास्कर ने ड्राइवर से कहा कि अभी भी मजदूर कुछ फैक्ट्री के अंदर है और उनसे बोरी ले लो और कस्टमर तक पहुंचा दो। और बाद में वो फैक्ट्री चला जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है और अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। थोड़ी देर बाद दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है कि उस फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं था। भास्कर के अनुसार उस फैक्ट्री के अंदर 9 या 10 से मजदूर होने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं था। फैक्ट्री के अंदर किसी को ना पाकर ऑटो ड्राइवर ने भास्कर के पास जाता है और उन्हें जानकारी देता है कि फैक्ट्री में तो एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। और भास्कर इसकी जानकारी अपने एक और पार्टनर संतोष को देता है और कुछ लोगों के साथ जाकर फैक्ट्री की तरफ जाता है और तलाश में लग जाता है कि कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन मजदूरों का कहीं पता नहीं चलता है। फिर भी सभी तलाश से जारी रखते हैं। अब लगभग दिन के 2 बज रहे थे, तभी कुछ लोग तलाशी करते हुए फैक्ट्री के कुएं तक पहुंचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर यूं ही झांक कर देखता है तो अचानक चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां आते हैं, क्योंकि उसे कुएं के अंदर 4 बोरियां तैरती हुई नजर आई थी और उन्हें देखकर लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि कुएं के अंदर 4 बोरियां तैरती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने आकर के चारों बोरियों को बाहर निकाला और शक के अनुसार मजदूरों की लाश निकलती है और फैक्ट्री मालिक पहचान कराता है कि ये चारों मजदूर और उनके परिवार वाले हैं। मरने वाले की पहचान मकसूद आलम और उसकी वाइफ निशा, बुसरा खातून और बेटे बबलू के रूप में होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे। उनकी तलाश शुरू होती है, लेकिन बाकियों का कहीं भी अता पता नहीं होता है। और लास्ट में फिर से पुलिस वाले कुएं की गहराई में उतर कर देखते हैं और शौक रह जाते हैं कि कुएं की गहराई में 5 लाशें और बरामद की जाती है। अब तक 9 शव मिल चुके थे। इन 5 की पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 18 साल के साहिल, 30 साल के शकील और 22 साल के श्याम और श्रीराम के तौर पर होती है। एक साथ 9 लोगों की मौत से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन भी तेजी से जांच शुरू करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। ये आत्महत्या तो नहीं हो सकती और पता लगाने के लिए शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो पुलिस इसके पीछे के कारणों का जायजा लेने लगती है और पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। काफी कोशिश के बाद पुलिस बस इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 को रात को
काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे बबलू का जन्मदिन था। और पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि इनकी मौत 20 मई 2020 की रात 9:30 बजे से 21 मई 2020 की सुबह 5 बजे से पहले हुई है। जो कुछ भी हुआ है इस बर्थडे पार्टी में ही हुआ है। और पुलिस कुछ लोगों को शक करके ही रास्ते में भी लेती है, मगर कहीं से भी कामयाबी मिलती नजर नहीं आती है। अभी पुलिस लगी हुई होती है कि अचानक वारंगल पुलिस के पास एक शख्स 2 मोबाइल फोन लेकर आता है और बताता है कि ये दोनों फोन सोनालिका गोदाम से मिले हैं जो पास में ही है। और जांच से पता चलता है कि ये फोन निशा और श्रीराम का है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज देखती है। शुरुआती जांच में दिखता है कि एक व्यक्ति साइकिल से गोदाम में आ रहा है और फिर वही व्यक्ति सुबह 6 बजे घटना स्थल की ओर जा रहा है। पुलिस वाले अब साइकिल सवार की तलाश में लग जाते हैं और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद 25 मई 2020 को सीसीटीवी में कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसकी पहचान संजय कुमार यादव के तौर पर की जाती है, जो बिहार से था और 6 साल पहले तेलंगाना में मजदूरी करने के लिए आया था। गिरफ्तार होने के बाद 9 कत्ल में हाथ होने से इनकार कर रहा था और मरने वाले लोगों का दोस्त बताता है। मगर जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो संजय कबूल कर लेता है कि ये सभी हत्याएं उसने ही की है। उसके कबूलनामे को सुन के पुलिस शौक रह जाती है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल चलने लगता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्याओं के पीछे क्या वजह हो सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस सख्ती बरतती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय के किए गए खुलासे के दौरान सन 2014 में काम के लिए संजय तेलंगाना आता है। उसकी मुलाकात मकसूद से होती है और संजय उन्हें काम दिलाने को भी कहता है। मकसूद के कहने से संजय को जूट फैक्ट्री का मालिक भास्कर उसे काम भी दे देता है और वो मकसूद के साथ उसी के परिवार में रहने भी लगता है। फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ मकसूद की फैमिली के साथ में रहने लगता है। मकसूद की पत्नी निशा की दोस्त रफीका भी अपने 3 बच्चों के साथ यहीं रहती थी। रफीका का तलाक हो चुका था और धीरे धीरे संजय और रफीका नजदीक आने लगी और दिल दे बैठे। सच्चाई इससे अलग थी। रफीका प्यार करती थी और वो यही समझती थी कि संजय भी प्यार करता है और दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। उस समय तक तो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन कड़वाहट तब बढ़ने लगती है तब रफीका का शक होता है कि संजय उसकी 16 साल की बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा है। इस बारे में रफीका जब संजय से बात करती है तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी जैसी ही है। और उसके बाद रफीका संजय पे शादी का दबाव बनाने लगती है। पहले तो अलग अलग कारणों से टालता रहता है और फिर एक दिन मान जाता है कि चलो शादी कर लेते हैं। तो रफीका कहती है कि शादी से पहले मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाना चाहती हूँ जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। और वो दोनों 6 मार्च 2021 को रवाना हो जाते हैं। संजय के इस खुलासे के मुताबिक वो रफीका को भी पसंद नहीं करता था और उसकी बेटी निशा को भी उसकी बेटी को पसंद करने लगा था। उसने निशा के पास आने के लिए रफीका का इस्तेमाल किया था। रफीका अनजान थी इन सभी बातों से। वो उसे बंगाल ले जाने के लिए ट्रेन में बिठाता है और उसे छाछ पीने के लिए देता है। उसमें बेहोशी की दवा मिलाई होती है और ट्रेन चलने लगती है। वो ट्रेन में उसका दुपट्टे से गला घोट देता है और फिर आंध्र प्रदेश के बीच रास्ते में उसे ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस को रफीका की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है और उसकी पहचान करवाने की कोशिश करती है, लेकिन रफीका की कहीं पहचान नहीं होती है। और इधर आके संजय रफीका को धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वारंगल वाली ट्रेन पकड़ लेता है। और बस जब अकेले फैक्ट्री आता है तो रफीका के 3 बच्चे उस रफीका के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि वो पश्चिम बंगाल अपने माता पिता के पास से रुक गई है। तो मकसूद की पत्नी निशा रफीका को कॉल करने की कोशिश करती है मगर फोन नहीं लगता है। इससे निशा को शक हुआ
होने लगा कि वो मकसूद के साथ मिलके उससे पूछताछ करती है तो संजय के कुछ भी बिना बताए गायब हो जाता है और लॉकडाउन की वजह से इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस वारंगल ही आ जाता है। तो फिर से निशा और मकसूद रफीका के बारे में संजय से पूछते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ नहीं बताया तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तुम्हारे FIR कर देंगे कि तुमने रफीका को कहीं छुपा दिया है। इसलिए वो इनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। अभी ये इनका खत्म करने का रास्ता ढूंढ ही रहा है कि उसे पता चलता है कि मकसूद के छोटे बेटे बबलू का जन्मदिन आ रहा है 20 मई को। और उसके बाद उसने फोन पर नींद की गोलियां के बारे में सर्च करना शुरू किया और उसी दिन मेडिकल स्टोर पे जाके उसने 30 नींद की गोलियां खरीदी और उसने बर्थडे के दिन मकसूद के घर जाके सब दाल के अंदर वो 30 गोलियां नींद की गोलियां मिला दी। और इस तरह से उसका परिवार खत्म हो गया। इसलिए उस इंसान ने इस तरीके से 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद में ये बात भी सामने आई कि रफीका का शक सही था। संजय कुमार यादव ने रफीका की बेटी की इज्जत लूटी थी। ये बात भी सामने आई, ये इसके फोन में वीडियो था। इस प्रकार इंडिया पुलिस ने उसके कड़ी से कड़ी सजा दी और उसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई। तब तक हमारे साथ बने रहिए क्राइम न्यूज पे और ऐसे ही घटना की जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।